इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर जमी हुई है। हमने देखा कि कतर का वफ्द एक खसूसी पैगाम लेकर ईरान के सरजमीन पर आता है। शायद बात नहीं बनी है, कतर का वफ्द फौरन वापस भी चला जाता है। फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में इस वक्त ईरान के सरजमीन में पाकिस्तान का ये वफ्द मौजूद है, जहां पर कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना और बताया यह जा रहा है कि आखिरी ये गैर मामूली कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो हैं वो तय पा जाएं। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका के कुछ हल्के ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात से पहले एक इंतहाई बड़ा खौफनाक और गैर मामूली हमला ईरान के ऊपर कर दिया जाए, ताकि वो बैकफुट पर जाए और मुज़ाकरात के लिए राज़ी भी हो सके। दूसरी साइड के ऊपर ईरान की तरफ से भी इसका रद्दमल दिया गया है और ईरान ने फारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अपने हिकमत अमली को वाज़ेह किया है कि अगर इस बार दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया गया तो अब की बार ये जंग खित्ते की नहीं होगी, बल्कि फ़रा मंतक़ई का ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल किया गया एक हिकमत अमली है। अब ये किस किस्म की हिकमत अमली हो सकती है कि आया ईरान ने इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ईरान कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और तुर्की और पाकिस्तान की भी कुछ खबरें दिफाई मामलात के हवाले से आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एयर चीफ वहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अहम नौयत की गैर मामूली पेशरफ्त हुई है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। इस खबर के ऊपर भी बात करेंगे। तो दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, इन पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 23 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कल 22 मई को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान की सरजमीन पर उतरते हैं और जहां पर तेहरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और वो भी इस वफ्द का हिस्सा हैं। और कतर का वफ्द उसी रोज़ कतर का एक मुज़ाकराती वफ्द भी तेहरान पहुंचा था, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात कर रहा था। ये कोशिशें अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए हैं, जबकि पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कतरी मीडिया अल अरबी अल जदीद के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक ज़राए का यह कहना है कि अमरीका और ईरान अहम मामलात पर खातिर खा लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा तेहरान खित्ते को दोबारा जंग की तरफ बढ़ने से रोकने की आखिरी कोशिश हो सकता है, जिसका जिक्र हमने आपके सामने इब्तदा में किया। ये खबर ये बताती है कि यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान बिलवासा बातचीत जारी है, मगर कलीदी मसाइल जैसा कि जौहरी प्रोग्राम, अपनाए हुर्मुज़ और पाबंदियों पर अभी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कतरी वफ्द तेहरान में क्यों मौजूद था? कतरी मीडिया और आलमी ज़राए जैसे कि अल जज़ीरा, रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कतर का मुज़ाकराती वफ्द 22 मई 2026 को तेहरान में पहुंचता है। ये दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मावनत में किया गया। अमरीका के साथ महंगी कतरी वफ्द अमरीका के साथ मुशावरत के बाद तेहरान में आया। ये बरह रास्त अमरीका की तरफ से पैगाम लेकर आया था या बाकी मानदा मसाइल जैसा कि जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ और इलाकाई सलामती पर बातचीत में सहूलत फराहम कर सके। पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है, जबकि कतर सपोर्टिंग रोल किरदार अदा कर रहा है। कतर के पास अमरीका और ईरान दोनों के साथ मजबूत रवाबित भी हैं और कतर इससे पहले भी कई मामलात में अमरीका के लिए मुज़ाकरात या सालिस का किरदार अदा कर चुका है, चाहे दोहा मुज़ाकरात के हवाले से हो या गज़ा पीस के हवाले से भी हो। इसके अलावा वफ्द ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात उसने की और ये मुमकिन था कि कतर अमरीका का मौक़िफ़ या तजवीज़ ईरान तक पहुँचाए ताकि सीज़ फायर को मुस्तहकम किया जा सके और जंग की बहाली को रोका जा सके। अब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने ये भी आती है कि कतर का वफ्द ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के साथ मिलकर तो वापस चला जाता है। ऐसा लगा कि शायद कुछ बात नहीं बनी, जैसा कि कतर का मीडिया भी ये कह रहा था कि दोनों फ़िरक़ैन यानी कि अमरीका और ईरान अपने मामले के ऊपर कोई लचक नहीं दिखा रहे हैं। तो कतर का वफ्द रवाना हो गया और पाकिस्तान का जो वफ्द है वो वहाँ पर, यानी कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ईरान के अंदर मौजूद है। अब अमेरिका की तरफ से जो खबर हमारे सामने आती है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इन पिछले 24-48 घंटों के दौरान, तो सारी चीज़ें हम आपके सामने बड़ी तफसील से रख रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी भी थी और उन्होंने वहाँ पर जाना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते हैं कि अगरचे मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और उसकी नई दुल्हन बेटनिया के साथ होना चाहता था, मगर हुकूमत के हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। मैं इस अहम वक्त में व्हाइट हाउस में वाशिंगटन में रहना ज़रूरी समझता हूँ। डॉन और बेटनिया को मुबारकबाद।
ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी पर नहीं जा सका, जाना चाहता था, लेकिन कुछ हुकूमती मसाइल ऐसे हैं और मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मैंने इस शादी में जाने से इनकार किया क्योंकि अमेरिका मेरे लिए पहले है। अब एक्सियोस इस हवाले से क्या रिपोर्ट करता है, इस खबर को मजीद वजाहत के साथ वो क्या कहता है। एक्सियोस ने ये रिपोर्ट ट्रंप के करीबी ज़राए के हवाले से बताई है कि सदर एक बड़ी फौजी कार्रवाई करने, फतह का ऐलान करने और जंग ख़त्म करने का इम्कान सोच रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी मीडिया, अमरीकी मीडिया या इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के करीबी ज़राए इस हवाले से बता रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि एक फ़ाइनल ऑपरेशन जो है वो ईरान के ऊपर किया जाए, एक बड़ा खौफनाक किस्म का गैर मामूली हमला किया जाए और इस कदर हमले के अंदर शिद्दत होनी चाहिए कि ईरान मजबूर हो जाए हमारे साथ मुज़ाकरात पर बैठने के लिए और हम जो कंडीशन कह रहे हैं वो उनके ऊपर राज़ी हो जाएँ। ये खबर मज़ीद क्या कहती है, ट्रंप ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई मसलन फ़ज़ाई हमले करने पर गौर कर रहे हैं अगर आखिरी लम्हात में कोई मायदा ना हुआ। पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक सालिसी कर रहे हैं मगर ट्रंप का रवैया सख्त हो गया है। उन्होंने न्यू जर्सी का हफ्तावार प्रोग्राम भी मनसूख कर दिया और वाइट हाउस वापस आ गए हैं। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप का ख्याल है कि एक ताकतवर फौजी ज़रब लगाकर ईरान को झुकाकर फतह का ऐलान किया जा सके और जंग ख़त्म हो जाए। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ से फौजी ऑपरेशन फ़आल है। ब्लूमबर्ग की क्या रिपोर्ट आती है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू ना करें और मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दें। सऊदी अरब के हवाले से तो हम ये खबरें सुनते रहते हैं। ब्लूमबर्ग के खबर के मुताबिक कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि फ़िलहाल ये मामला ना छेड़ें। इस खबर के जो दीगर अहम नुकात हैं मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूएई ने हाल ही में ईरान जंग ख़त्म करने के लिए ज़्यादा संजीदा कोशिशें शुरू की हैं और सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर ट्रंप को कायल करने की कोशिश की है। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने ट्रंप से अलग अलग टेलीफोनिक राबतों में कहा कि फ़ौजी कार्रवाई अमेरिका के तवील अलमुद्दती अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगी। इन ममालिक का खदशा है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान की तरफ से इंतकामी कार्रवाई इलाकाई मईशतों को शदीद नुकसान पहुँचाएगी, ख़ास तौर पर खलीज की मईशतों को। अब ईरान का रद्दअमल आया है इस खबर के बाद या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ सोच रहे हैं उस पर ईरान का भी रद्दअमल सामने आया है। वो क्या रद्दअमल है, किस हिकमत अमली का ईरान ने ऐलान किया है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने फरवरी 2026 में ये इंतबा जारी किया था कि अगर अमेरिका की तरफ से हमारे पर हमला किया गया तो अब की बार ये जंग खाली ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग नहीं होगी बल्कि यह खित्ते की जंग होगी। और फिर हमने देखा कि इस जंग के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसकी लपेट में आ गया, कतर आ गया, ओमान आ गया, हत्ता कि कुवैत आ गया और सऊदी अरब आ गया, इराक़ भी इसके अंदर आ गया। तो पूरा खित्ता आपको जंग के अंदर जाता हुआ नज़र आया। लेकिन अब की बार जो नई क़यादत है ईरान की, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से मुमकिन तौर पर क्या ऐलान हुआ है। अब ये कहते हैं कि फ़रा मंतक़ई यानी इस जंग का आगाज़ ये होगा कि अगर अमेरिका की तरफ से हम पर दोबारा हमला किया गया तो हम फ़रा मंतक़ई यानी जंग को उस लेवल के ऊपर ले जाएंगे। किस लेवल के ऊपर ले जाएंगे? फ़रा मंतक़ई का मतलब ये है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि अब की बार ये खित्ते की जंग भी नहीं रहेगी, अब ये खित्ते से बाहर की जंग जा सकती है। यानी कि मिडल ईस्ट की भी जंग नहीं रहेगी, मिडल ईस्ट से बाहर भी जा सकती है। बाहर कहाँ जा सकती है, ज़ाहिर है ये अभी तक कुछ वाज़े नहीं है कि ईरान के पास कौन से कार्ड हो सकते हैं। आया क्या उसके पास इतने मिसाइल हैं, इतनी रेंज वाले कि वो खित्ते से बाहर भी अमेरिका के मफादात को, इजराइल के मफादात को निशाना बना सकता है? क्या उसके पास साइबर की ये सलाहियत है कि वो साइबर वार के ज़रिए अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर या फिर उनके अहम इत्तेहादियों के अंदर वो हमले कर सकता है? किस नौइयत के वो हमले कर सकेगा, ये अभी तक हमारे सामने नहीं है। लेकिन इससे पहले हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर की तरफ सैयद अली खामनाई जो कि शहीद हुए इस जंग के अंदर, उनकी तरफ से कहा गया था कि अब की बात जंग खित्ते की होगी, तो हमने ये देखा कि खित्ते की जंग हुई। लेकिन अब जो नई क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि अब खित्ते की भी नहीं रहेगी, अब ये खित्ते से भी बाहर चली जाएगी। तो इस हवाले से काफ़ी एक तशवीश पाई जाती है बाकी की बाहर दुनिया के ममालिक के लिए भी कि किस नौइयत की हो सकती है। हम इसका कुछ मुमकिन पस मंज़र आपके सामने रख सकते हैं कि अगर ईरान खित्ते से बाहर जंग को लेकर जाएगा तो वो किस अंदाज में ले जाने की सलाहियत रखता है या उसके पास कौन से कार्ड्स मुमकिन तौर पर हो सकते हैं।
अब इसके अंदर यानी कि जब ये ईरान ये बात करता है कि वो खित्ते से बाहर जंग को ले जाएगा, तो इसमें इसका वो मतलब नहीं है कि लबनान, यमन, इराक, शाम और इजराइल तक ही महदूद रहेगा, बल्कि आलमी सतह पर यह जंग फैल जाएगी। बहर हिंद, यूरोप और अमेरिका के दूर दराज अड्डों और आलमी समुद्री रास्तों तक ईरान का दावा है कि वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को सरप्राइज भी दे सकता है। ये CBS न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है। इस ज़मन में ईरान क्या कर सकता है, अपने जो उसकी मुसल्लह तंजीमें हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, लेबनान के अंदर है, इराक़ के अंदर है, यमन के अंदर आपको नज़र आती है। बताया जा रहा है कि इन तंजीमों को बड़े पैमाने के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें मोहल्ला किस्म की मुमकिन है कि शायद कोई टेक्नोलॉजी दी जा चुकी हो, और अगर यमन वाली साइड से अंसारुल्लाह या हौसी जिन्हें कहा जाता है, अगर वो ईरान की ईमा पर एक्टिव होते हैं तो फिर बाबुल मंदब जो एक अहम तिजारती आबी गुजरगाह है, अगर वो भी मुश्किल में पड़ती है, वो भी बंद होता है रास्ता, तो आलमी जो मईशत है वो यकीनन मुतासिर होगी। क्योंकि अपनाए उर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब एक ऐसा रूट है जो अभी तक चल रहा है, लेकिन अगर उसको भी धचका पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब को पहुंच सकता है, और उसके साथ साथ दीगर यानी यूरोप को भी ये मामला जो है वो पहुंच सकता है। साइबर वार के वाले से बात की जा रही है कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो बड़े पैमाने के ऊपर साइबर अटैक भी कर सकता है, समुद्री रास्तों का मज़ीद इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बहरहाल ये वो मुमकिन एक कार्ड हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम एक मुशाहिदे तज्ज़े के बुनियाद के ऊपर कह सकते हैं। ये तो हमें तभी पता चलेगा कि ईरान ने जो ये दावा किया है उसके दावे को पूरा करने के लिए उसके पास कौन से कार्ड्स हो सकते हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से है। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, तकरीबन 2016-17 कह लें कि तुर्की ये चाहता है कि तुर्की चूँकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर अब दिफा के हवाले से जो तुर्की है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और ज़ाहिर है वो अपनी दिफा की इंडस्ट्री को मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट भी उसके पास आएँ, तो वो उसके लिए उसने बारहा पाकिस्तान के सामने ये पेशकश रखी है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक मुश्तरका तौर के ऊपर अपनी एक इंडस्ट्री जो है वार इंडस्ट्री उसको वहाँ पर बनाए, ताकि वहाँ भी जदीद किस्म की जो ड्रोन्स हैं या तैयारे हैं उन्हें वहाँ पर असेंबल किया जा सके। पाकिस्तान के ही ताउन से पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी वहाँ पर हों, और यहाँ पर इस खत्ते में अगर कोई तुर्की का क्लाइंट हो या तुर्की अगर किसी को भेजना चाहे तो वो एशिया के अंदर फिर वो तेज़ी से पाकिस्तान ही के अंदर मौजूद इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए वो एशिया की मार्केट को भी कवर कर सके। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और तुर्की की फ़िलहाल उस वक्त में ऐसे लेवल के ऊपर सेटिंग नहीं हुई थी, तो उस वक्त हमने देखा कि तुर्की की तरफ से इंडस्ट्री नहीं बनाएगी। लेकिन अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते कि तुर्की और पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात ख़राब हुए, ऐसा नहीं था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, दिफा के मामलात पेचीदा किस्म के होते हैं, लेकिन हालिया दिनों के अंदर या बिलखसूस पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर भी एक गैर मामूली एक गर्म जोशी हम देख रहे हैं। अब उस तनाजुर में जो पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल हैं जाहिद अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने तुर्की का दौरा किया है, जहाँ पर उन्होंने तुर्की के जो एयर चीफ हैं उनसे भी मुलाकात की है, वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की हैं, और बेराक्तर जो कंपनी है उनके हेड से भी मुलाकातें की हैं। कान के हवाले से भी खसूसी तौर के पर मीटिंग्स हुई हैं, और किज़ल्लमा जो एक ड्रोन नुमा फाइटर जेट है, मुकम्मल एक फाइटर जेट है, उस हवाले से भी कुछ गुफ्त शनीद का सिलसिला हुआ है। तो बातें ये की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान कान के हवाले से और किज़ल्लमा के हवाले से कुछ गुफ्त शनीद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई मॉडल को भी समझना ज़रूरी है। जब हम ये कहते हैं कि किज़ल्लमा और कान के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जारी है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि कान और किज़ल्लमा बने बनाए पाकिस्तान ने तुर्की से ख़रीदने हैं। नहीं, पाकिस्तान का हमेशा से ये मॉडल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम TOT भी कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान की मावनत से जो किज़ल्लमा जो तुर्की ने तैयार किया है, फाइटर जेट है जिसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, जदीद किस्म का है, ये तुर्की पाकिस्तान के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करे और पाकिस्तान के इंजीनियर्स और तुर्की आपस में मिलकर इसको खुद बनाए, अपनी सतह के ऊपर बनाए, और फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर इसको शामिल किया जा सके। इसी तरह कान है, कान इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी तकरीबन 200 इंजीनियर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स का जिक्र किया जाता है कि वो उस प्रोग्राम का है। लेकिन अब पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो वार इंडस्ट्री जो उस वक्त तुर्की बनाना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर अब भी गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी है कि वो तुर्की पाकिस्तान के अंदर बनाए, और मुश्तरका तौर के ऊपर पाकिस्तान और तुर्की कान और किज़ल्लमा के हवाले से मिलकर काम करें और ख़ुद बनाए, बजाय कि बनी बनाई चीज़ लें। हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एक टेक्नोलॉजी ले लें, उसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। पाकिस्तान के जितने भी प्रोग्राम या जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं तो वो इसी डिज़ाइन करदा इसी तरतीब के साथ हमारे सामने है। जैसा कि JF-17 पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका है,
पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी हैं, चीन के इंजीनियर्स भी हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने कुछ और मिसाइल अगर बनाए हैं तो बाज़ औक़ात चीन से टेक्नोलॉजी या चीन से इंजन लेकर बनाया है, ख़ुद बनाया है, उसको देखा है, समझा है, फिर उसके मुताबिक ख़ुद अपनी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो पाकिस्तान का हमेशा से ये मॉडल रहा है कि वो TOT एग्रीमेंट्स के ऊपर जाता है, लेकिन गिज़ल्मा और कान के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की की अब बातचीत शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि इसका मंतकी अंजाम अब क्या होता है। जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखेंगे। ये 2 बड़ी अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।